हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं इन्वायरमेंटल लॉ का फिफ्थ क्वेश्चन। 4 क्वेश्चन हम पूरे पढ़ चुके हैं। आज है फिफ्थ क्वेश्चन। क्वेश्चन है हमारा राष्ट्रीय हरित अधिकरण, जिसे कहते हैं नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल्स। इसका गठन कैसे होता है? जो राष्ट्रीय हरित अधिकरण है, इसका गठन कैसे होता है, इसकी क्या क्या शक्तियां हैं, इसके पास क्या क्या पावर्स हैं, इसके क्या कार्य हैं, निर्णीत वादों की सहायता से स्पष्ट कीजिए। जो राष्ट्रीय ग्रीन ट्रिब्यूनल्स है, उसका गठन कैसे होता है, उसके क्या क्या कार्य हैं, उसकी क्या शक्तियां हैं, ये बतानी है। फिर राष्ट्रीय हरित अधिकरण के गठन, शक्तियों तथा कार्यों का वर्णन कीजिए। ठीक है, इसका परिचय। वर्तमान समय में पर्यावरणीय समस्याएं जैसे वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, वनों की कटाई और औद्योगिक कचरा आधुनिक भारत की गंभीर चुनौतियां हैं। इन समस्याओं के प्रभावी समाधान के लिए एक विशेष न्यायिक संस्था की आवश्यकता महसूस हुई। किस लिए बनाया गया ये अधिकरण? इन चीजों को खत्म करने के लिए, इन चीजों के समाधान के लिए, जिसके परिणाम स्वरूप राष्ट्रीय हरित अधिकरण, जिसे कहते हैं नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल्स, की स्थापना की गई। ठीक है, यह एक विशेषीकृत न्यायाधिकरण है जिसका उद्देश्य पर्यावरण संबंधी विवादों का शीघ्र, सस्ता और प्रभावी निपटान करना है। यह एक अधिकरण बनाया गया ताकि इन समस्याओं को कम किया जा सके। औद्योगिक कचरा, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, वनों की कटाई, इन सारी समस्याओं को कम किया जा सके, इनके लिए एक अधिकरण बनाया गया जिसे कहते हैं राष्ट्रीय हरित अधिकरण, और इंग्लिश में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल्स। ठीक है, इसका उद्देश्य, जो ये राष्ट्रीय हरित अधिकरण है, इसका उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण, पर्यावरण को, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना, प्राकृतिक संसाधन का संरक्षण करना, जैसे जल, वायु और पेड़ पौधे भी कुछ प्राकृतिक होते हैं, इनका संरक्षण करना, पर्यावरणीय क्षति के मामलों में शीघ्र न्याय, जो पर्यावरण क्षति होती है उनके मामलों में शीघ्र न्याय देना, पीड़ितों को राहत एवं क्षतिपूर्ति दिलवाना, मतलब देना, सतत विकास को बढ़ावा देना। ठीक है, ये इसके उद्देश्य हैं। फिर है इसके बाद राष्ट्रीय हरित अधिकरण का गठन। राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल्स, एक वैधानिक निकाय है जिसकी स्थापना संसद द्वारा पारित राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010 के अंतर्गत की गई। यह अधिनियम राष्ट्रीय हरित अधिकरण को कानूनी मान्यता प्रदान करता है तथा इसके गठन, अधिकारों और कार्यों को निर्धारित करता है। जो राष्ट्रीय हरित अधिकरण है, इसका गठन कैसे होता है, इसके क्या कार्य हैं, इसके क्या अधिकार हैं, ये सब बताए गए हैं इस एक्ट में। ठीक है, राष्ट्रीय हरित अधिकरण कोई साधारण प्रशासनिक संस्था नहीं, बल्कि एक कानून द्वारा स्थापित न्यायिक अधिकरण है। ठीक है, इसकी संरचना राष्ट्रीय हरित अधिकरण की संरचना इस प्रकार बनाई गई है कि इसमें कानूनी विशेषज्ञता और वैधानिक ज्ञान दोनों का समन्वय, यानी कि दोनों ही शामिल है। इसमें एक अध्यक्ष है, कुछ न्यायिक सदस्य हैं और विशेषज्ञ सदस्य होते हैं। ठीक है, इस अधिकरण के अंतर्गत अध्यक्ष सामान्यतः, सामान्य रूप से उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश या उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश स्तर के व्यक्ति होते हैं, या तो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट स्तर के व्यक्ति होते हैं जो इसमें नियुक्त किए जाते हैं, जो अध्यक्ष होते हैं वो। न्यायिक सदस्य विधिक मामलों में विशेषज्ञ होते हैं। जो न्यायिक सदस्य होते हैं वो उन मामलों में विशेषज्ञ, यानी कि एक्सपर्ट होते हैं, जबकि विशेषज्ञ सदस्य पर्यावरण, वन विज्ञान, जलवायु परिवर्तन आदि क्षेत्रों के जानकार होते हैं। इस मिश्रित संरचना से राष्ट्रीय हरित अधिकरण पर्यावरणीय मामलों का तकनीकी एवं कानूनी दोनों दृष्टि से संतुलन निर्णय दे पाता है। ठीक है, फिर दूसरा पॉइंट, नियुक्ति। पहले संरचना, फिर इसकी नियुक्ति।
राष्ट्रीय हरित अधिकरण के अध्यक्ष, न्यायिक सदस्य और विशेषज्ञ सदस्यों की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाती है। जो इसमें सदस्य चुने जाते हैं वो केंद्र सरकार द्वारा चुने जाते हैं। अध्यक्ष की नियुक्ति भारत के मुख्य न्यायाधीश के साथ परामर्श करके की जाती है। जो भारत का मुख्य न्यायाधीश होता है, सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उसके परामर्श के साथ की जाती है, जिससे नियुक्ति प्रक्रिया में निष्पक्षता और पारदर्शिता बनी रहती है। ठीक है। न्यायिक सदस्य के रूप में वही व्यक्ति नियुक्त किए जाते हैं जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश रह चुका हो। जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश रह चुका हो वही इसमें नियुक्त किए जाते हैं। विशेषज्ञ सदस्य के लिए यह आवश्यक है कि उसके पास पर्यावरण या संबंधित क्षेत्र में कम से कम 15 वर्ष का अनुभव हो। ठीक है। जो इसकी नियुक्ति है उसमें याद रखना, एक तो इन सदस्यों को केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है, किसकी परामर्श पर? मुख्य न्यायाधीश, सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और इनके पास कम से कम 15 वर्ष का अनुभव होना चाहिए जिनको भी नियुक्त किया जा रहा है, और ये उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश रह चुके हों। ये 3-4 पॉइंट आप पॉइंट बना के भी लिख सकते हो, पॉइंट बना लेना। ठीक है, कि जिस व्यक्ति को नियुक्त किया जा रहा है उसके अंदर ये चीजें होनी चाहिए। इस प्रकार नियुक्ति प्रक्रिया यह सुनिश्चित करती है कि अधिकरण में योग्य और अनुभवी व्यक्ति ही शामिल हो। जो अधिकरण है राष्ट्रीय हरित अधिकरण, इसके अंतर्गत एक अनुभवी व्यक्ति होना चाहिए। ठीक है। फिर इनका कार्यकाल, जो अध्यक्ष होते हैं उनका कार्यकाल, राष्ट्रीय हरित अधिकरण के अध्यक्ष, न्यायिक सदस्य और विशेषज्ञ सदस्य का कार्यकाल सामान्यतः सामान्य रूप से 5 वर्ष का होता है। मोस्टली सभी का 5 वर्ष का ही कार्यकाल होता है। ठीक है। या वे निर्धारित आयु सीमा तक अपने पद पर बने रहते हैं, या फिर जो निर्धारित की गई है एज उसके आधार पर 65 भी हो सकती है और 67 भी हो सकती है। ठीक है। अध्यक्ष के अधिकतम आयु सीमा 70 वर्ष तथा अन्य सदस्यों के लिए 67 वर्ष निर्धारित की गई है। ठीक है। या तो 5 वर्ष या फिर 70। अदर जो सुप्रीम कोर्ट का जज है उसकी 65 होती है, जो प्रेसिडेंट है उसकी 65 होती है, जो हाई कोर्ट का जज है उसकी शायद 62 होती है। ठीक है। जो एज कैटेगरी होती है कि इस एज तक आप उस स्थान पर रहेंगे। अध्यक्ष के लिए अधिकतम 70 और जो अन्य सदस्य हैं उनके लिए 67 निर्धारित की गई है। यह व्यवस्था एक और अनुभव का लाभ सुनिश्चित करती है, वहीं दूसरी ओर समय समय पर नए विशेषज्ञों के प्रवेश का मार्ग भी खुला रखती है। ठीक है। फिर आगे चलते हैं। पीठ पर, बेंच। राष्ट्रीय हरित अधिकरण की प्रधान पीठ, प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली में स्थित है, जो इसके मुख्यालय के रूप में कार्य करती है, यानी कि एक हेड ऑफिस के रूप में कार्य करती है। और कहाँ पर है? दिल्ली में। ठीक है। इसके अतिरिक्त देश के विभिन्न भागों में क्षेत्रीय पीठें स्थापित की गई हैं, जैसे भोपाल, पुणे, कोलकाता और चेन्नई। इन सब में इनकी पीठें, इनकी जो बेंच हैं उनको स्थापित किया गया है। ठीक है। इन क्षेत्रीय पीठों की स्थापना का उद्देश्य यह है कि देश के विभिन्न क्षेत्रों के लोगों को न्याय प्राप्त करने के लिए लंबी दूरी तय करनी न पड़े, यानी कि हर क्षेत्र में एक अधिकरण बनाया जाए ताकि लोगों को ज्यादा लंबा सफर या फिर ज्यादा लंबी दूरी तय ना करनी पड़े। ऐसा ना हो कि कोई इंसान रह रहा है कहाँ, उत्तर प्रदेश में, और उसको जाना पड़ रहा है मध्य प्रदेश में, तो ऐसा ना हो, इसलिए हर क्षेत्र में एक अधिकरण की व्यवस्था की जाए। उन्हें अपने ही क्षेत्र में शीघ्र न्याय मिल सके। इस प्रकार राष्ट्रीय हरित अधिकरण की बहुपीठ व्यवस्था न्याय तक आसान पहुंच को सुनिश्चित करती है। ठीक है। फिर है इसका क्षेत्राधिकार। राष्ट्रीय हरित अधिकरण का क्षेत्राधिकार। राष्ट्रीय हरित अधिकरण निम्न मुख्य पर्यावरण कानूनों के अंतर्गत मामलों की सुनवाई करता है।
जैसे जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1974, वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1981, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, वन संरक्षण अधिनियम 1980, जैव विविधता अधिनियम 2002। ये सारे जो एक्ट हैं वो इसके अंतर्गत रेगुलेट किए जाते हैं। ठीक है, ये इसका क्षेत्र अधिकार है कि इन क्षेत्रों में न्याय अधिकरण जो है, जो राष्ट्रीय हरित अधिकरण है, वो कार्य करती है। ठीक है, राष्ट्रीय हरित अधिकरण की शक्तियां। जो राष्ट्रीय हरित अधिकरण है, पहला पॉइंट, सिविल न्यायालय जैसी शक्तियां, पावर्स ऑफ सिविल कोर्ट। राष्ट्रीय हरित अधिकरण को सिविल मामलों के समान शक्तियां प्राप्त हैं। यह गवाहों को बुला सकता है, उनसे शपथ पर साक्ष्य ले सकता है तथा आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत कराने का आदेश दे सकता है। इन शक्तियों के माध्यम से एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल्स, निष्पक्ष और प्रभावी निर्णय देने में सक्षम होता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट, मुआवजा एवं राहत की शक्ति, पावर ऑफ कंपनसेशन एंड रिलीफ। राष्ट्रीय हरित अधिकरण पर्यावरणीय नुकसान के लिए मामलों में पीड़ितों को राहत प्रदान कर सकता है और क्षतिपूर्ति निर्धारित कर सकता है। यदि किसी व्यक्ति को उद्योग द्वारा पर्यावरण को हानि पहुंचाई जाती है तो अधिकरण उसे मुआवजा देने के लिए बाध्य करता है। अगर कोई उद्योग है वो किसी भी प्रकार का पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है, जैसे उद्योग से निकलने वाला गंदा पानी, कचरा, ये सब पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती हैं और इनसे अगर कुछ लोगों की तबीयत खराब हो जाती है, जैसे कहीं पे एक इंडस्ट्री बनी हुई है और उस इंडस्ट्री से गंदा पानी निकल रहा है, यहाँ पर कोई गांव बसा हुआ है, तो इस गांव के जो लोग हैं वो इससे प्रभावित हो रहे हैं, उनकी तबीयत खराब हो रही है, तो इसके लिए वो कंपनसेशन मांग सकते हैं। किससे? उस इंडस्ट्री से। और कौन दिलाएगा? अधिकरण दिलाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद है आदेश जारी करने की शक्ति, पावर्स टू इशू डायरेक्शंस। राष्ट्रीय हरित अधिकरण को पर्यावरण संरक्षण के लिए आवश्यक निर्देश जारी करने का अधिकार है। यह प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों को बंद करने, उनके संचालन पर रोक लगाने या प्रदूषण नियंत्रण उपाय अपनाने के लिए आदेश दे सकता है ये अधिकरण। ठीक है, फिर इसके बाद है अपीलीय अधिकारिकता, अपीलियंट ज्यूरिसडिक्शन। राष्ट्रीय हरित अधिकरण विभिन्न पर्यावरणीय प्राधिकरणों के आदेशों के विरुद्ध अपील सुन सकता है। इससे प्रभावित व्यक्तियों को न्याय प्राप्त करने का एक प्रभावी मंच मिलता है। जो ये राष्ट्रीय हरित अधिकरण है ये सबसे ऊपर है, इसके अंदर अपील भी की जा सकती है कि अगर कोई भी अदर कोर्ट पर्यावरण से रिलेटेड कोई गलत निर्णय देती है तो यहाँ पर हम अपील कर सकते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद राष्ट्रीय हरित अधिकरण के कार्य, जो ये नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल्स है, इसके क्या कार्य हैं? पर्यावरणीय विवादों का समाधान करना, प्रदूषण को रोकना, प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा करना, पर्यावरणीय क्षति के लिए जिम्मेदारी तय करना, पर्यावरणीय कानून का प्रभावी क्रियान्वयन करना, जनहित याचिकाओं पर निर्णय देना। ठीक है, ये इस अधिकरण के कार्य हैं। फिर आता है इसके बाद एक केस, पर्यावरण सुरक्षा समिति बनाम भारत संघ। यह मामला उद्योगों द्वारा बिना उपचारित अपशिष्ट जल को सीधे नदियों और जल स्रोतों में छोड़े जाने से उत्पन्न गंभीर जल प्रदूषण से संबंधित था। याचिकाकर्ताओं ने यह मुद्दा उठाया कि कई उद्योग अपशिष्ट जल शोधन संयंत्र का उपयोग नहीं कर रहे, जिससे जल स्रोत दूषित हो रहे हैं और लोगों के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। राष्ट्रीय हरित अधिकरण न्यायालय ने इस स्थिति को गंभीर मानते हुए सभी उद्योगों के लिए अपशिष्ट जल शोधन संयंत्र लगाना और
उसे प्रभावी रूप से संचालित करना अनिवार्य कर दिया। साथ ही प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों को सख्त निगरानी के लिए निर्देश दिए गए। इस निर्णय ने उद्योगों की पर्यावरणीय जिम्मेदारी तय की और जल प्रदूषण रोकने के लिए सख्त अनुपालन सुनिश्चित किया। ठीक है, इसके बाद है दूसरा केस, आर्ट ऑफ लिविंग केस, यमुना बाढ़ का मैदान। यह मामला यमुना नदी के बाढ़ क्षेत्र में आयोजित एक बड़े सांस्कृतिक कार्यक्रम से हुए पर्यावरण नुकसान से संबंधित था। आयोजन के दौरान भारी मशीनों का उपयोग, भूमि का समतलीकरण और बड़ी संख्या में लोगों की उपस्थिति के कारण नदी के प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र को नुकसान पहुंचा। एनजीटीए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल्स राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने विशेषज्ञ रिपोर्ट के आधार पर यह पाया कि इससे जैव विविधता, मिट्टी की संरचना और जल प्रवाह प्रभावित हुआ है। इसलिए ट्रिब्यूनल्स ने आयोजनों पर पर्यावरणीय क्षति के लिए जुर्माना लगाया और भविष्य में ऐसे संवेदनशील क्षेत्रों में कार्यक्रमों के लिए सख्त दिशा निर्देश जारी किए। इस मामले में पॉल्यूटर पेज प्रिंसिपल को प्रभावी रूप से लागू किया कि अगर आप पर्यावरण को कोई भी नुकसान पहुंचाते हैं, आप वायु प्रदूषण फैलाते हैं, आप जल प्रदूषण फैलाते हैं, मतलब आप प्रदूषण करते हैं जल का या वायु का, तो आपको उसके लिए क्षतिपूर्ति देनी होगी, जो भी नुकसान हुआ है उसके लिए। ठीक है, फिर है इसके बाद इसका निष्कर्ष। उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट होता है कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण भारत में पर्यावरण संरक्षण हेतु एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रभावी न्यायिक संस्था है, जिसका गठन राष्ट्रीय हरित अधिकरण एक्ट 2010 के अंतर्गत किया गया है। इसकी विशेष संरचना, व्यापक शक्तियां और कार्य स्पष्ट इसे पर्यावरणीय विवादों के शीघ्र एवं विशेषज्ञ समाधान के लिए सक्षम बनाते हैं। राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने अपने विभिन्न निर्णयों के माध्यम से यह स्थापित किया कि पर्यावरण संरक्षण सर्वोपरि है और कोई भी व्यक्ति या संस्था इसे नुकसान नहीं पहुंचा सकती, और अगर वो नुकसान पहुंचाती है तो उसे कंपनसेशन देना होगा, क्षतिपूर्ति। ठीक है, ये फिर है इसके कीवर्ड्स। राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल्स, इसके अंतर्गत पर्यावरण समस्याओं का समाधान किया जाता है, विशेष न्यायाधिकरण की स्थापना की जाती है और शीघ्र न्याय दिलाया जाता है। ठीक है, और इसका उद्देश्य है पर्यावरण का संरक्षण करना, संसाधनों की जो प्राकृतिक संसाधन है उनकी रक्षा करना, शीघ्र न्याय देना, राहत प्लस मुआवजा, नुकसान होने पर मुआवजा देना और सतत विकास करना। ठीक है, फिर इसका गठन, जो एक्ट है एनजीटी एक्ट 2010, जिसके अंतर्गत इसका गठन किया गया है। वैधानिक निकाय, राष्ट्रीय हरित अधिकरण को वैधानिक निकाय बताया गया है और संसद द्वारा स्थापना, इसकी जो स्थापना है वो संसद द्वारा की जाती है। ठीक है, फिर इसकी संरचना के अंतर्गत एक अध्यक्ष और अन्य न्यायिक सदस्य होते हैं और एक विशेषज्ञ सदस्य भी होता है। ठीक है, फिर इसकी नियुक्ति किसकी, अध्यक्ष की केंद्र सरकार द्वारा कराई जाती है और सीजीआई के परामर्श से इसको नियुक्त किया जाता है। इसका जो सदस्य होगा वो या तो हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड पर्सन होना चाहिए और उसको 15 वर्ष का अनुभव हो। ठीक है, फिर इनका कार्यकाल या तो 5 वर्ष या अध्यक्ष की अधिकतम 70 वर्ष और सदस्य की 67 वर्ष। ठीक है, फिर इनकी पीठ यानी कि बेंच, नई दिल्ली में इनकी बेंच है। देश के विभिन्न स्थानों पर राष्ट्रीय हरित अधिकरण की बेंच बनाई गई है ताकि लोगों को अधिक दूरी तय ना करनी पड़े, उनको उनके क्षेत्र अधिकार के अंतर्गत ही न्याय मिल जाए। ये इसकी अलग ब्रांच भी है। ठीक है, यहाँ पर इनकी ब्रांचें भी हैं। फिर इसके बाद
क्षेत्र अधिकार, जो राष्ट्रीय हरित अधिकरण है इसका क्षेत्र अधिकार है वाटर एक्ट 1974, एयर एक्ट 1981, इन्वायरमेंट एक्ट 1986, फॉरेस्ट एक्ट 1980 और फिर बायोलॉजिकल 2002। ठीक है, ये सारी चीजें इस अधिकरण के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, फिर इसकी शक्तियां, पावर्स ऑफ नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल्स, सिविल न्यायालय जैसी शक्तियां गवाहों को बुला सकती है, उनका शपथ पे बयान ले सकती है, आवश्यक दस्तावेज मंगा सकती है। फिर मुआवजा राहत की शक्ति, जो साक्ष्य हैं उनसे साक्ष्य ले सकती है, मुआवजा दिला सकती है। ठीक है, मुआवजा राहत की शक्ति 2 बार लिख गया है। फिर आदेश जारी करने की शक्ति, जो उद्योग हैं उन्हें बंद करने की शक्ति है अधिकरण के पास, कि अगर कोई भी उद्योग ऐसा कोई कार्य करती है जिससे पर्यावरण दूषित होता है तो उसे बंद करने के लिए आदेश दिया जा सकता है, रोक लगाई जा सकती है, दिशा निर्देश दिए जा सकते हैं। ठीक है, अपील करना, कि इनके पास ये अधिकार है कि अगर कोई निचली अदालत इनके पास अपील करती है तो उनको भी राहत दी जाएगी। ठीक है, इसके कार्य, विवाद का समाधान करना, विवादों का समाधान करना, प्रदूषण को रोकना, संसाधन का संरक्षण करना, जो प्राकृतिक संसाधन है उनका संरक्षण करना, जिम्मेदारी तय करना, कानून लागू करना, पीआईएल की सुनवाई करना। ठीक है, फिर 2 केस भी हैं जो हमने पढ़े थे। पर्यावरण सुरक्षा समिति बनाम भारत संघ, जिसमें जल प्रदूषण से संबंधित ईटीपी एक कानून को लागू किया गया था, जिसमें कहा गया था कि अगर कोई भी उद्योग इसका पालन नहीं करती है तो उसे बंद करने का आदेश दिया जा सकता है और उससे कंपनसेशन भी ली जा सकती है। फिर है लिविंग केस, यमुना बाढ़ का मैदान। इस केस में कहा गया था पर्यावरणीय क्षति जुर्माना, अगर कोई भी उद्योग या फिर कोई भी व्यक्ति, कोई भी संस्था उद्योग को नुकसान पहुंचाती है तो उसे क्षति देनी होगी। ठीक है, ये था राष्ट्रीय अधिकरण अधिनियम 2010 का क्वेश्चन। इसका निष्कर्ष आप अपने शब्दों में लिख सकते हो। 1-2 बार इसको ठीक से पढ़ लेना, आपकी समझ में आ जाएगा कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण क्या है, इसका गठन, इसकी शक्तियां, इसके कार्य। ठीक है, इसमें अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है जो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का रिटायर पर्सन हो, यानी कि वहां का वो न्यायाधीश रहा हो। उसका जो कार्यकाल है 5 वर्ष का, या फिर जो अध्यक्ष है उसका ज्यादा ज्यादा 10 वर्ष, और जो अन्य लोग हैं उनका 67 वर्ष का। ठीक है, कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको याद करनी है। मिलते हैं अगले क्वेश्चन में।